चलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ऑनलाइन वाले बच्चे हो, आप लोग कैसे हो? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसकी स्टेप्स पूछी जाती हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में मैं डिस्कशन कर दूंगा। तो इसको जितना डीपली नोट्स लिखवाऊंगा उतना डीपली पढ़ना नहीं है। जो पॉइंट नोट करवाऊंगा वो पॉइंट जरूर पढ़ लेना बस, ठीक है ना। इसके अलावा ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है समझ लो। क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस? जब हम घर बनाते हैं ना, ये सर घर तो तब बनाएंगे जब नौकरी लग जाएंगे, ठीक है। और नौकरी कब लगेंगे? जब पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करके फिर एग्जाम देंगे, और एग्जाम करने के बाद में नौकरी लगेंगे, और नौकरी लगने के बाद में पैसा आएगा, और पैसा आएगा ज़मीन खरीदेंगे, और उसके बाद में मकान बनाएंगे। और जब मकान बनाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे कि चले जाएंगे आर्किटेक्चर के पास में और बोलेंगे कि देखो मेरे पास 2 कट्टा ज़मीन है, और इस 2 कट्टा ज़मीन में हमको बड़ा सा मकान बनाना है, ठीक है ना। उसके आगे लोन भी होना चाहिए, साइड में पार्किंग की जगह भी होनी चाहिए, पीछे बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह भी होनी चाहिए। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? फिर ऊपर स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। आपने अपनी प्लानिंग बता दी। तो आर्किटेक्चर क्या करेगा, आपको एक फ्रेमवर्क बना करके दे देगा कि ना ये ब्लूप्रिंट है, ये फ्रेमवर्क है। वो जो फ्रेमवर्क रहता है कि वो जो फ्रेमवर्क रहा, ये आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया कि ये आपका मकान है, इसमें एक रूम यहाँ रहेगा, यहाँ बीच में बालकनी छोड़ के एक रूम यहाँ रहेगा, एक यहाँ बड़ा सा हॉल बना देंगे, इसके बाद में यहाँ पे एक रूम बना देंगे, यहाँ अटैच लेट बाथरूम का एक रूम बना देंगे, ये बाहर के लिए दरवाजा छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आपका लॉन बना देंगे, यहाँ पे आपकी गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था करवा देंगे, और यहाँ पे आपका बच्चों के खेलने के लिए जगह बना देंगे। तो एक ब्लूप्रिंट बना करके दिया कि नहीं दिया? वो ब्लूप्रिंट क्या है? वो ब्लूप्रिंट क्या हमारा बेस हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही जब भी हम नर्सिंग प्रोसेस में जाते हैं, तो नर्सिंग प्रोसेस में जब अंदर घुसते हैं तो हमको ना एक ब्लूप्रिंट मिलता है कि भाई हम नर्सिंग नोट्स लिखने जा रहे हैं, तो नर्सिंग नोट्स लिखेंगे तो किस प्रकार से हमारे नोट्स बनेंगे, कैसे हमको नर्सिंग में काम करना है, कैसे हमको वार्ड में पेशेंट को देखना है। तो उन सबको मैनेज करने के लिए हम एक प्रोसेस बनाते हैं, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस। वो नर्सिंग प्रोसेस कैसे कैसे काम करता है, किस प्रकार से हम नर्सिंग नोट्स बनाते हैं, कैसे हम पेशेंट को देखते हैं, किस प्रकार से उसको असेसमेंट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ के किस में आ जाएगी? नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। तो पहले डेफिनेशन की बात की जाए, जो एग्जाम में आएगा मैं उसको इंपॉर्टेंट बोलूंगा कि यही एग्जाम के अंदर आएगा, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी सब नॉलेज देने के लिए आया हूँ। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वही मैं बता के जाऊंगा, ठीक है ना। तो फालतू चीज़ें पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ 2-3 पॉइंटों पे ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात करता हूँ नर्सिंग की डेफिनेशन। नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? ए सिस्टमेटिक मेथड ऑफ केयर फॉर द क्लाइंट इन एनी स्टेज ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, ब्लूप्रिंट या प्लान ऑफ द क्लाइंट केयर। क्या बताया मैंने? कि या तो ब्लूप्रिंट बना दिया हमने, या तो हमने क्या किया? ब्लूप्रिंट बनाया, या फिर प्लान ऑफ पेशेंट केयर। प्लान ऑफ पेशेंट केयर का मतलब ये हो गया कि आप इमरजेंसी में एडमिट पोस्टेड थे, और इमरजेंसी में पोस्टेड होने के बाद में एक पेशेंट आपके पास में आता है। पेशेंट को आपने असेसमेंट किया, असेसमेंट करने के बाद में बोला कि इसको ना यूरो डिपार्टमेंट में भेज दो। बोलते कि नहीं बोलते? ये पेशेंट यूरो डिपार्टमेंट में जाएगा, ये पेशेंट ऑर्थो वार्ड में जाएगा। बोलते कि नहीं बोलते? ये आपने कैसे असेसमेंट किया? ये आपने कैसे फाइंड आउट किया? कैसे पता किया? क्योंकि आपने एक सिस्टमेटिक स्टडी की कि पेशेंट में कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से साइन सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि एक ब्लूप्रिंट होता है। अगर आपको पेशेंट को असेसमेंट ही नहीं करना आता, पेशेंट आपका आया और आते क्या बोल दिया आपने? पेशेंट तो आया फ्रैक्चर वाला, और आप बोल दोगे कि नेफ्रो में चला जा भाई? नहीं बोलोगे ना, क्यों? कि आपने उसकी स्टडी की है। तो मैंने वही कहा कि क्या होता है? एक सिस्टमेटिक मेथड ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट इन एनी स्टेज ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। बीमारी की कोई भी स्थिति है जिसके अंदर हम पेशेंट की पूरी स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? नर्सिंग प्रोसेस करते हैं। जैसे हमने घर बनाया, घर बनाने से पहले हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया ना कि बाहर एक लॉन होना चाहिए, गाड़ी पार्क करने की जगह होनी चाहिए, बेटे के लिए केटीएम के लिए गाड़ी होनी खड़ी करने के लिए होनी चाहिए, ऊपर स्विमिंग पूल की होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसी प्रकार से हम पेशेंट की केयर के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। देखो पेशेंट इमरजेंसी में आया है, इसको ऑर्थो वार्ड में भेज देंगे क्योंकि इसकी फ्रैक्चर है, और ऑर्थो के बाद में उसको न्यूरो का असेसमेंट करा देंगे क्योंकि उसकी स्पाइनल में भी इंजरी हो सकती है। तो ये हमने क्या किया? एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी की है ना, उसी को हमने क्या बोल दिया? नर्सिंग प्रोसेस। तो डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बोला कि सिस्टमेटिक मेथड है, किसी भी पेशेंट की केयर करने का एक सिस्टमेटिक मेथड होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला है ये साइक्लिक होता है एंड डायनेमिक होता है। साइक्लिक का मतलब ये हो गया कि इसकी जो प्रोसेस है, पहले हम असेसमेंट करेंगे, फिर डायग्नोस करेंगे,
प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इवेल्युएशन करेंगे। ये जो है ना एक साइक्लिक होता है, एक सिस्टम से चल रहा है कि सबसे पहले पेशेंट को असेसमेंट करके इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। पेशेंट हमारे पास में आया, हमने उसको चेक किया, चेक करने के बाद में हमने कहा कि ये कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, यूरो डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। यूरो डिपार्टमेंट में जाने के बाद में उसका ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करने के बाद में पेशेंट ठीक होकर के घर चला गया। तो ये प्रोसेस था कि नहीं था? या ऐसे थोड़ी पेशेंट को दूर से देखा, भाई तू यूरो चला जा, भले पेशेंट ऑर्थो का आया हो, ऐसे थोड़ी कहते भैया तू यूरो चला जा, फिर यूरो में जाने के बाद में अच्छा तेरी छुट्टी कर देते, कल तो ऑर्थो में चले जाना, ऐसा नहीं बोलते ना। तो ये क्या होता है, एक साइक्लिक होता है, मतलब सिस्टम से सारा का सारा काम करता है। दूसरा है ये डायनेमिक होता है, चेंज किया जा सकता है पेशेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है गोल ओरिएंटेड होता है एंड क्लाइंट सेंटर्ड होता है। गोल ओरिएंटेड का मतलब कि हमारा उद्देश्य क्या है, पेशेंट को हेल्प प्रोवाइड करवाना। पेशेंट आया हमारे पास पेन लेकर के, तो पहला हमारा क्या गोल होना चाहिए, रिड्यूस पेन, तो गोल ओरिएंटेड हो गया। दूसरा क्लाइंट सेंटर्ड, पेशेंट को बीच में रख करके ही हमको केयर करना है। ऐसा थोड़ी है कि पेशेंट हमारे पास में आया पेन को लेकर के और घर वालों में जमीन को लेकर के विवाद चला तो हम जमीन का विवाद सलटाने चले जाएंगे, ऐसा नहीं करते ना। क्लाइंट ओरिएंटेड होता है, यानी पेशेंट को ही लेकर के हमको सारी की सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, यानी सब जगह नर्सिंग प्रोसेस एक ही होता है। ऐसा थोड़ी कि इंडिया में नर्सिंग प्रोसेस की जो स्टेप्स हैं वो पाकिस्तान में जाके चेंज हो जाएंगी, अमेरिका में जाके चेंज हो जाएंगी, या फिर यूएसए में जाके चेंज हो जाएंगी। पहले पेशेंट आएगा, उसका असेसमेंट करेंगे, फिर उसका प्लानिंग करेंगे, डायग्नोज करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। ये जो स्टेप है ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी, और ये वही तो है नर्सिंग प्रोसेस। भाई आपके पास में पेशेंट आया, उसके लिए आपने क्या क्या किया, उसी को तो नर्सिंग प्रोसेस बोलते हैं। नर्सिंग केयर प्लान ही नर्सिंग प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, सब जगह इसी को फिक्स माना जाता है। तीसरा होता है ये सिस्टमेटिक होता है, ठीक है ना। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, दूसरे से तीसरे सिस्टम में। पेशेंट आया आपके पास में, बोला कि सर पैर में फ्रैक्चर है। क्या बोला, पैर में फ्रैक्चर है, और सर है ना कमर में भी दर्द है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोले तू पहले पैर के फ्रैक्चर का इलाज करा, उसके बाद में तुम्हारे कमर का दर्द ठीक करेंगे। ऐसे थोड़ी बोलेंगे पैर का फ्रैक्चर क्या वार्ड में पहले चलते हैं, सर दर्द हो रहा है उसका ठीक इलाज कर देते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। तो सिस्टमेटिक करते हैं कि सबसे पहले जो सीवीएटी है उस सीवीएटी को ठीक करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे हम लेस सीवीएटी को मैनेज करेंगे। तो ये क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल एंड कोलिब्रेशन होता है। इंटरपर्सनल एंड कोलिब्रेशन का मतलब हो गया कि पेशेंट आपके पास में आया, आकर के पेशेंट ने बोला कि सर मेरे को तो फ्रैक्चर है, ठीक है। और आपने जब उसका सीबीसी करवाया तो सीबीसी कराने के बाद में पता चला कि पेशेंट का एचबी भी कम है, ब्लड कम है। तो ऐसे थोड़ी बोलोगे कि अब तेरा देखो हमारा काम था तुम्हारा फ्रैक्चर ठीक करना, अब एचबी ठीक करवाने के लिए तुम दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ। नहीं होता ना, होता ना कि यार इसको एक है ना न्यूरो मेडिसिन का कॉल दे देना, इस पेशेंट के लिए एक यूरो का कॉल दे देना, इस पेशेंट को एक डायबिटीज वाले का कॉल दे देना, बोलते कि नहीं बोलते। तो ये क्या होता है, ये इंटरपर्सनल होता है और कोलिब्रेटेड होता है, एक दूसरे से कोलिब्रेट करता है कि भाई एक पेशेंट है हमारे पास में आया हुआ है, उसको न्यूरो की जरूरत है, तो उसको न्यूरो वाले पेशेंट के पास में दिखा देना है। तो एक दूसरे से कोरिलेटेड करता है। इंडिविजुअलाइज्ड होता है। इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब हो गया पर्टिकुलर, हर पेशेंट की हिस्ट्री हमको पता होनी चाहिए, हर पेशेंट का केयर प्लान अलग होता है। ऐसा थोड़ी है कि वार्ड में 35 पेशेंट है तो 35 पेशेंट को एक ही इलाज करेंगे, सबका सब अलग अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्ड उसका अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। होता कि नहीं होता है, ऐसा थोड़ी है कि हमने एक नर्सिंग केयर प्लान बना दिया कोई भी कि पेशेंट को ना खाने की कमी है क्योंकि वो प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहा और सबके लिए एक ही अप्लाई कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। भाई किसी को खाने की दिक्कत है तो किसी को पीने की दिक्कत है तो किसी को दर्द की दिक्कत है, किसी को कोई और समस्या है, तो ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग होता है, हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग चलता है। नेक्स्ट है क्लाइंट ओरिएंटेड होता है, ये पेशेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, पेशेंट के साथियों से हमको कोई लेना देना नहीं होता है। कभी कभी होता है ना कि पेशेंट तो बेचारा बेड पे पड़ा हुआ है और पेशेंट का अटेंडेंट ना ज़्यादा अमीर है तो उसी पे ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं। हाँ सर, अच्छा आपकी वहाँ पे भी ज़मीन है, अच्छा सर कभी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम सर ज़मीन खरीदेंगे आपसे, होता है ना। तो हमको उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमको किस पे ध्यान देना है, हमारे पास पेशेंट आया। बहुत सी बार वार्ड में काम करते हैं ना, तो काम करते करते आते हैं पेशेंट, सर मैं मंत्री जी के यहाँ से आया हूँ, बोलते हैं ना, अच्छा मंत्री जी कैसे आया, तो ज़्यादा फोकस देना इस पर, होता कि नहीं होता। अरे हमको मंत्री से क्या लेना देना है, हमको किससे लेना देना है, पेशेंट से लेना देना, और पेशेंट की केयर ही हमारा काम है, ठीक है ना। तो ये क्लाइंट ओरिएंटेड होता है, हमको क्लाइंट के अलावा किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेप्स कौन कौन सी होती है इसकी नर्सिंग प्रोसेस की, पहले असेसमेंट होता है, डायग्नोज होता है, प्लानिंग होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है, इवेल्युएशन होता है। 5 स्टेप होती है और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। मैंने बताया था ना, जो क्वेश्चन आएगा उस पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा,
और उसी को आपको याद रखना। तो पूछेगा नर्सिंग प्रोसेस की कितने स्टेप्स होती हैं? 5। अरे बावड़ी पूछ, कितने होते हैं? 5 होते हैं। असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, प्लानिंग होता है, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन होता है, और यही सीक्वेंस होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछेगा? निम्न में से नर्सिंग प्रोसेस की स्टेप्स नहीं है, नहीं है। एक दे देगा असेसमेंट दे दिया, डायग्नोसिस दे दिया, केयर दे दिया, इंप्लीमेंटेशन दे दिया। क्या बताओगे? केयर। इंप्लीमेंटेशन क्या होता है जी? इंप्लीमेंट करना, ठीक है ना। तो और या फिर पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी की गोल ओरिएंटेड ही तो होता है। अभी बता दूंगा सारी चीज़ें। जो तुम नर्सिंग केयर प्लान बनाया ना तुम्हारे स्कूल के अंदर, उसी पे जाके तुम बात कर रहे हो। समझ गया मैं, ठीक है ना। तो ये अभी मैंने थोड़ी देर, यही नर्सिंग केयर प्लान होता है बाबू, इसी के द्वारा ही नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। नर्सिंग केयर प्लान क्या होता है? नर्सिंग केयर प्लान का मतलब क्या होता है? नर्सिंग वाले हम हैं और पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, वही तो नर्सिंग प्रोसेस होता है, ठीक है ना। और ये स्टेप्स ऐसी की ऐसी याद रहेंगी। मैंने कहा ना ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है। 1 नंबर पे ये रहेगा तो 1 नंबर पे ही रहेगा, 2 नंबर पे ये कभी भी नहीं आएगा, 2 नंबर पे क्या रहेगा? डायग्नोज रहेगा, 3 पे प्लानिंग रहेगी, 4 पे इंप्लीमेंटेशन और 5 पे इवैल्यूएशन आएगा। तो जो सीक्वेंस बना हुआ उसी सीक्वेंस पे ही ये रहने वाला है। तो इसको कभी भी इधर उधर मत कर देना। इसीलिए बोला कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, कि आज जा रहे हैं इंडिया में तो ये था, अब यूएसए में चले गए तो प्लानिंग को हम 2nd नंबर पे ले आते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। सीक्वेंस है सिस्टमेटिक, और सिस्टमेटिक ही रहने वाला है, ठीक है। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? स्टेप्स याद रखना, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पहला जो पूछा जाएगा डेफिनेशन से नहीं पूछा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? ये स्टेप्स याद रखना, ऐसी की ऐसी स्टेप्स से याद रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डाटा इन असेसमेंट। पहला पॉइंट क्या है? असेसमेंट, ठीक है ना। असेसमेंट क्या होता है? ए सिस्टमेटिक कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। कोई भी जो डाटा लेते हैं, कोई भी जो डाटा लेते हैं, हम उसको क्या करते हैं? सबसे पहले कलेक्शन करते हैं। कलेक्ट किए, फिर उसको ऑर्गेनाइज किए, ऑर्गेनाइज का मतलब एक जगह पे एकत्रित किए, फिर उसको वैलिडेट किए, एंड देन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डाटा। उसके बाद में हमने उसको डॉक्यूमेंटेशन लिखा। समझाता हूँ कैसे। कि पेशेंट हमारे पास में आया, ठीक है ना। पेशेंट आकर के बोला कि सर 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। पेशेंट ने क्या कहा? 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। तो हमने क्या किया? पेशेंट से डाटा को कलेक्शन कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद में उसके साथियों से पूछा क्या पेशेंट को दिक्कत क्या है? तो पेशेंट बोलेगा सर रात भर खराटे लेता है और सुबह हमको सोने नहीं देता है, 4 बजे उठ जाता है, उसके बाद में हमको सोने नहीं देता है। बोला कि नहीं बोला? तो हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? उसको एक जगह बना रहे, वैलिडेट करवा रहे। वैलिडेशन का मतलब हो गया कि कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ये पेशेंट झूठ तो नहीं। कभी कभी पेशेंट होता ना कि मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा लेने के लिए, वो है ना बीमारी को बढ़ा चढ़ा के बताता, सर बहुत दिक्कत है सर, सर बॉडी पेन करती रहती है सर, सर पैर में भी दर्द है सर, हाँ सर हाथ में भी दर्द है, और कौन से में सर दाएं हाथ में दर्द है, तो दर्द आया था सर, मैं इसकी बात कर रहा था। ठीक है ना। तो पेशेंट है ना ज़्यादा अट्रैक्शन लेने के लिए बातें इधर उधर की करता है। तो हम वैलिडेट करते हैं उसके साथियों से, दोस्तों से, मित्रों से, क्योंकि ये पेशेंट क्या सच बोल रहा है, क्या इसको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। वैलिडेशन करते हैं और उसके बाद में उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, यानी अपनी फाइल में लिखते हैं कि पेशेंट 3 दिन से सोया नहीं है। लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो ये सारा का सारा चीज़ क्या है? असेसमेंट का स्टेप है। सिस्टमेटिक कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा रिगार्डिंग द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, ठीक है ना। इन सब चीजों को हम मिलाकर के क्या बोलते हैं? असेसमेंट बोलते हैं। 4 पॉइंट बोले हैं, कौन कौन से? डाटा को कलेक्शन करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको वैलिडेट करना, और उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन करना। यही क्या कहलाता है? असेसमेंट कर लेता है। और इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस यही होता है कि पेशेंट से पूछेंगे, लिखते चले जाएंगे, साथियों से पूछेंगे, और उसको एक जगह फाइल बना करके रख देंगे। होता कि नहीं होता? उसी को हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट बोलते हैं। फिर बात पूछा जाता है कि टाइप ऑफ डाटा कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन दूसरा आ सकता है। कितने प्रकार के डाटा हो सकते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से डाटा हो सकते हैं? एक ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं, एक सब्जेक्टिव डाटा होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं, दूसरे सब्जेक्टिव डाटा होते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव डाटा कौन से होते हैं? ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल डाटा, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और मेजर करते हैं। ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव के द्वारा, सब्जेक्ट यानी पेशेंट खुद के द्वारा। ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब जो हम ऑब्जेक्ट कर पा रहे हैं, जो हम, हाँ अरे यार आज बड़ा दुखी सा दिख रहा है, ठीक है, नहीं सर में दर्द हो रहा है, तो हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया। क्या किया हमने? ऑब्जर्व किया। उसी को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव डाटा। हम चाहते हैं वाइटल ले लेते तुम्हारा, मिजरेबल है कि नहीं है? तो
क्या वो लिखा मैंने, ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मिजरेबल, ये डाटा क्या होते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं और मिजरेबल होते हैं। दूसरा जैसे बीपी, टेम्परेचर, स्वेलिंग, ये सब क्या है, ऑब्जर्वेबल है और मिजरेबल भी है। तीसरा सब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं, कोवर्ट डाटा, इसको ओवर्ट डाटा भी बोलते हैं, ओवर्ट डाटा भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कोवर्ट, ठीक है ना, नॉन मिजरेबल, जिसको मिजर नहीं किया जा सकता। अच्छा मेरे को बताओ, पेन मिजरेबल है कि अनमिजरेबल है? पेन जो रहता है मिजरेबल और अनमिजरेबल दोनों रहता है। मिजरेबल कैसे रहता है कि पेन रेटिंग स्केल होती है। पेन रेटिंग स्केल का मतलब हम पेशेंट को बोलते हैं, हॉस्पिटल में काम किया हो कभी, हम हॉस्पिटल में हम पेशेंट को बोलते हैं कि तुमको दर्द है, हाँ सर दर्द है, कितना दर्द है सर, बहुत दर्द है, बोलता है अच्छा आज कितना दर्द है, आज थोड़ा कम है सर, आज कितना दर्द है सर, आज दर्द नहीं है। मिजर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा मैं बोलूँगा कि अगर तुमको 5 में से नंबर देने होंगे तो कितने नंबर दोगे अपने दर्द को? सर 3 नंबर दूंगा। या 10 में से कितने नंबर दोगे? तो सर 7 नंबर दे दूंगा। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो जो पेन है वो मिजरेबल भी रहता है और अनमिजरेबल भी रहता है, दोनों डाटा होते हैं। मिजरेबल अगर हम स्केल का यूज़ करें तो मिजरेबल हो गया। अगर पेशेंट से पूछे कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है तो वो अनमिजरेबल हो गया, बहुत सीवियर पेन है, मतलब 5 किलो 10 किलो 20 किलो तो नहीं बोल पाएगा ना, नंबर मिलता है 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, ठीक है ना। तो वो डाटा जो हमको पेशेंट बताता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्जेक्टिव डाटा। और वो डाटा जो हम मेजर कर पाते हैं वो क्या है? ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सचिन तेंदुलकर कल मेरे पास में आया और बोलता है ना कि सर आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले पिछले 10 दिन से मूड खराब था, आज मूड अच्छा हो गया। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले सर वो गई थी वो आ गई है। ठीक ना। तो वो बोला ना कि जो गई थी वो आ गई है इसलिए मेरा मूड ठीक हो गया। अच्छा इससे पहले मेरे को पता चल रहा था क्या कि इसका मूड खराब है? नहीं, इसने मेरे को बताया कि सर मेरा मूड कल तक खराब था, आज मेरा मूड ठीक हुआ। तो उसको मैंने असेस किया कि इसने मेरे को बताया? मैंने असेस नहीं किया, इसने मेरे को बताया कि सर कल तक मूड खराब था। मेरे लिए तो सचिन ही था, डेली क्लास में आता था, पढ़ के घर चला जाता था। आज बहुत खुश आ करके बोला कि सर आज मैं बहुत खुश हूँ, मूड ठीक है। तो ये क्या था? सब्जेक्टिव डाटा, जिसको मैं कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकता हूँ, मैं जिसको मेजर नहीं कर सकता हूँ। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव यानी जो सब्जेक्ट बताएगा, यानी आप जो बताओगे सर मूड खराब था, क्यों खराब था? सर इतने दिन तक भर्ती नहीं आ रही थी। मैं भर्ती की बात कर रहा था, तुम तो दूसरे जोन में चले गए थे ना। भर्ती नहीं आ रही थी सर, मूड खराब था। आज सर भर्ती आई है तो मूड अच्छा हो गया है। जो कल तक नहीं आ रही थी वो आज आ गई है, तो भर्ती जो कल तक नहीं आ रही थी वो आज आई तो मूड अच्छा हो गया। तो ये क्या है? अनमिजरेबल है ना, सब्जेक्टिव डाटा है। मूड आज अच्छा हो गया भर्ती को देख करके। तो ठीक है, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मतलब समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में पढ़ा देंगे। देख यही मैंने बताया है। सब्जेक्टिव डाटा कौन से होते हैं? ओवर्ट मिजरेबल साइन होते हैं, डिटेक्टेड बाय द फिजिकल असेसमेंट, बीपी, स्वेलिंग, टेम्परेचर। सब्जेक्टिव डाटा कौन से होते हैं? कोवर्ट फीलिंग होती है, सेंसेशन होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वर्बलाइज बाय द क्लाइंट के द्वारा, खुद के द्वारा बोले जाते हैं। पेन, नोजिया, एंग्जाइटी, बोलता है नहीं सर उल्टी से मन कर रहा है। तो याद रखना सब्जेक्टिव डाटा कौन से होता है और ऑब्जेक्टिव डाटा कौन से होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या आता है कि सोर्स ऑफ डाटा, प्राइमरी सोर्स क्या होता है? और याद रखना प्राइमरी सोर्स कौन होता है? पेशेंट खुद। पेशेंट खुद क्या होता है? प्राइमरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स कौन होता है? पेशेंट खुद। कभी भी हम लोग अगर डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ क्या दिक्कत है बताओ। तो जैसे ही पड़ोसी बोलने लगता ना तो बोला तू चुप हो जाना, तू बीमारी पेशेंट तू है क्या? बोले नहीं मैं नहीं हूँ। हाँ तो पेशेंट को बोलने देना, पहले इसको बोलने दे। तो पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्राइमरी सोर्स से पूछते हैं। प्राइमरी सोर्स कौन हो गया? पेशेंट। पेशेंट से पूछते हैं बाबू क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या समस्या है, परेशानी है। तो पेशेंट पहले बोलेगा, फिर उसको बोलेंगे हाँ अब तू बोल दे, तेरे को क्या समस्या है? बोले सर मेरे को समस्या नहीं है, समस्या पेशेंट को है। हाँ तो पेशेंट की समस्या बता दे। होते कि नहीं बोलते? तो प्राइमरी सोर्स कौन है हमेशा? क्लाइंट खुद। याद रखना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है सब कंडीशन में। प्राइमरी सोर्स हमारा क्लाइंट ही रहेगा। सेकेंडरी सोर्स कौन सा रहेगा? सेकेंडरी सोर्स रहेंगे हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, ठीक है ना। और उसके बाद में एक और आती है हमारे क्लाइंट रिपोर्ट आते हैं और टेक्स्ट बुक आते हैं। ये हमारे सेकेंडरी सोर्स रहेंगे। क्लियर है? प्राइमरी सोर्स सिर्फ क्लाइंट रहेगा। सेकेंडरी सोर्स के अंदर बाकी जितनी लैब इन्वेस्टिगेशन है, हेल्थ हिस्ट्री है, बोले कि सर एक बार ऑपरेशन हो चुका है, हाँ सब कुछ A to Z चीज़ें सेकेंडरी में आएगा। बोले कि रिपोर्ट दिखाओ। सबसे पहले जैसे जाते हो ना, जाने के बाद साथ में डॉक्टर साहब पेन लेकर के बैठे रहते हैं, क्या नाम है?
सर सचिन, हाँ क्या क्या दिक्कत है सर? पेट में दर्द है, तो वो लिख लेता है पेन इन एब्डोमेन, लिखता है ना। उसके बाद में पूछता है कि कब से है, इतने टाइम से। अच्छा क्या क्या रिपोर्ट हुए हैं, क्या क्या रिपोर्ट किए, तो रिपोर्ट मांगता है। वो सब किस चीज़ में आ गई है? सेकेंडरी में। प्राइमरी पहले तुम्हारा नाम पूछा और नाम के बाद में उसने डायग्नोसिस पूछा, वो किस में आ गया? प्राइमरी। तुमसे पूछा ना, पेशेंट से पूछा तो प्राइमरी। तो क्लाइंट हमेशा प्राइमरी सोर्स रहता है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी रहती हैं। क्लियर है? और ये क्वेश्चन याद रखना, प्राइमरी सोर्स कौन होता है?